चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले समरी भी करनी है ना चैप्टर 1 की, और क्रोनोलॉजी भी करनी है ना। लेकिन उसको अभी ना करके चैप्टर 2 के बीच में करेंगे, ताकि थोड़ा सा चैप्टर 1 का रिवीजन हो जाए, आप उससे टच ना छूटे। तो इसीलिए मैंने आधी तो तैयार की है समरी, अभी आधी बची हुई है। तो वो होने के बाद, तो 2-4 क्लास के बाद फिर हम समरी करेंगे इसके चैप्टर 1 की, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 2 ओपन कर लो। चैप्टर 2 इज अबाउट चाल्कोलिथिक, मेगालिथिक, आयरन एज एंड वैदिक कल्चर। अभी जो हमने पीरियड पढ़ा वो कहां से कहां तक पढ़ा है? अप्रोक्सीमेटली ये पीरियड हमने पढ़ा भी अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 1900 BC, यही था पिछले चैप्टर में। अब 1900 के बाद जनरली जो हिस्ट्री में किया जाता है, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम जनपद और महाजनपद पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। जनरली हिस्ट्री में ऐसा ही होता है कि आपने एक सीक्वेंस बनाया, स्टोन एज से हम पहुंचे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां से पहुंचे जनपद, जनपद से पहुंचे महाजनपद, और महाजनपद से पहुंचे मगध, राइज ऑफ मगध। जनरली हिस्ट्री में ये ट्रेंड चलता है, ठीक है ना। तो इस बुक ने एक गैप को फिल करने की कोशिश की इस चैप्टर के द्वारा, और वो गैप है इसके बीच का, इसके बीच का, आईवीसी और जनपद के बीच का जो गैप है वो फिल किया गया है आपके इस चैप्टर के द्वारा, जिसमें इस पीरियड के दौरान क्या क्या हो रहा था, अलग अलग कल्चर्स इंडिया में कौन से अवेलेबल थे। और जनरली अगर मैं कहूं इसके बीच में, मैं कहूंगा इसके और इसके बीच की बात चल रही है। आईवीसी के कंटेम्पररी भी बहुत सारे कल्चर्स हैं जो इसमें चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर के द्वारा, इस पीरियड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कौन से पीरियड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा पीरियड है? पीरियड आफ्टर दी स्टोन एज एंड बिफोर राइज ऑफ जनपदास, बिफोर राइज ऑफ जनपदास, ठीक है। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन की स्टेज कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड जो फेज आएगी अर्बनाइजेशन की, उससे पहले का जो पीरियड है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो सेकंड फेज है अर्बनाइजेशन का, जिसको हम महाजनपद और मगध से जानते हैं, इससे पहले के जो पीरियड बचे उसमें बहुत सारे कल्चर्स आ जाते हैं, उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे चाल्कोलिथिक कई पूछ रहे थे कि होता क्या है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आयरन एज हो गया, वैदिक एज हो गया। वैदिक एज इज जनरली रूरल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसको शुरू करेंगे यहां से। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले कि हम चाल्कोलिथिक एज को समझ पाएं कि ये चाल्कोलिथिक पीरियड कौन सा था। उसके बाद मेगालिथिक और आयरन लिथिक कल्चर्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर को थोड़ा सा हम शुरू कर चुके हैं मीजोलिथिक के दौरान। वही मीजोलिथिक पीरियड जो नॉर्थ इंडिया में था, साउथ इंडिया में, उसी को हम मेगालिथिक पीरियड बोल रहे थे। साउथ इंडिया तक आते आते वो मेगालिथिक में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो मेगालिथिक पीरियड को हम पढ़ेंगे, आयरन एज को हम यहाँ पढ़ेंगे। देन उसके बाद आर्यंस और नॉन आर्यंस, और उसके साथ वैदिक कल्चर कि कैसे आर्यंस आए, क्या क्या थ्योरीज हैं। कोई बोलता है वो यहीं के थे, कोई बोलता है बाहर से आए हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इसको लेकर के। तो वो देखेंगे हम आर्यंस को, और उसके बाद वैदिक कल्चर, और देन डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, क्या डिफरेंस है दोनों में,
अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस आता है? वैदिक कल्चर को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक अर्ली वैदिक कल्चर और दूसरा लेटर वैदिक कल्चर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम क्यों अर्ली और लेटर बोल रहे हैं, वो डिफरेंस हम यहाँ समझेंगे। जैसे हमने पैलियोलिथिक को अलग अलग उसमें बांट दिया, अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, उनमें क्या डिफरेंस था, हमने वो डिफरेंस बनाया था। वही डिफरेंस हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे जब हम अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं चैप्टर को, और समझाने वाला आएगा चालकोलिथिक पीरियड में, तब हम समझेंगे भी। अभी बहुत ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक किस हिसाब से हम चैप्टर में जाएंगे, तो वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है। तो शुरू कौन करेगा? लास्ट, नैतिक। A conventional view of the timeline of Indian history would simply shift its themes from the Indus civilization through the Vedic culture to the age of Mahajanpads. But if you consider the time after the decline of the Indus civilization, covering from c. 2000 BCE to 600 BCE, and the space stretching from Kashmir to Kanyakumari and Arunachal Pradesh to Gujarat, it is clearly that the diverse cultures and people who spoke different languages lived in ancient India. ठीक है, यही बताया जो मैं, बैठ जाओ, अभी जो थोड़ी देर पहले बता रहा था वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इसमें बेसिकली जो कन्वेंशनल व्यू होता है, कन्वेंशनल व्यू का क्या मतलब है? कन्वेंशन से जो चला आ रहा है, ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार जो चला आ रहा है, कन्वेंशन जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू भी कह सकते हैं इसको हम, कन्वेंशनल व्यू को ट्रेडिशनल व्यू भी कह सकते हैं, कि जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है, या इसको हम नॉर्मल व्यू भी कह सकते हैं कि नॉर्मली यही करते आ रहे हैं, या इसको दूसरी भाषा में नॉर्मल वे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कि नॉर्मली हम यही करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं कि नॉर्मल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री इज थ्रू टाइमलाइंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री वुड सिंपली शिफ्ट इट्स थीम्स टू, या फिर फ्रॉम इंडस सिविलाइजेशन टू वैदिक कल्चर टू द एज ऑफ महाजनपद। एक कन्वेंशनल थीम या कन्वेंशनल जो वे है, ट्रेडिशनल वे है हिस्ट्री को पढ़ने का, कि हम एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं जहां पर सबसे पहले हम आईवीसी बनाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हम सीधा वैदिक कल्चर में पहुंचेंगे, और उसके बाद सीधा महाजनपद में पहुंचेंगे। ये एक जनरल व्यू बनता है हिस्ट्री का, एक जनरल सी क्रोनोलॉजी बनती है, एक टाइमलाइन बनती है, जिसके आधार पे हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच में बहुत सारे कल्चर्स हैं, इसके बीच में बहुत सारे कल्चर्स हैं जो हमें समझने की जरूरत है, अगर हमें आज का भारत समझना है, आज के कल्चर्स को समझना है। ठीक है, इफ यू कंसिडर द टाइम आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, कब हुआ था? 1900। अगर हम 1900 BC के बाद की बात करें, यानी कि टाइम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम उसके बाद के टाइम की बात करें, कवरिंग फ्रॉम 2000 टू 600 BC। सी का क्या मतलब है? जो नए आए हैं, जो नए आए हैं, जो नए हैं। सी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 BC से 600 BC के बीच का टाइम अगर हम देखें, एंड द स्पेस स्ट्रेचिंग फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर टू कन्याकुमारी, अगर हम इस स्पेस को देखें इंडिया में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो पूरा फैला हुआ, स्ट्रेचिंग मतलब जो पूरा फैला हुआ, एक्सपेंड जो रखा है, एंड अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, ईस्ट टू वेस्ट भी अगर हम स्ट्रेच को काउंट करें, स्पेस को अगर हम देखते हैं, इट इज क्लियर दैट डाइवर्स कल्चर्स एंड पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस लिव्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो ये बड़ा साफ हो जाता है कि उस टाइम पे, इस पीरियड के दौरान 2000 टू 600, इस पूरे स्पेस में, इंडिया जहां तक एक्सटेंडेड है, इस स्पेस में अलग अलग कल्चर्स के लोग और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहां एग्जिस्ट कर रहे थे इस पीरियड के दौरान। किस पीरियड की बात चल रही है? 2000 टू 600। और यही पीरियड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यही पीरियड है जिसको हम पढ़ेंगे। इसी पीरियड के दौरान ये सारी चीजें हो रही हैं, चालकोलिथिक एज, वैदिक एज और आपका आयरन एज, ये सब इसी पीरियड के दौरान दिखाई देगा। इस पीरियड में कहीं पर चालकोलिथिक एज होती हुई दिखाई देगी, कहीं आयरन एज भी दिखाई देगी, कहीं वैदिक एज भी हमें दिखाई देगी। तो पूरे स्ट्रेच में, इंडिया के पूरे स्ट्रेच में, पूरे स्पेस में अलग अलग कल्चर्स डेवलप हो रहे थे, अलग अलग लैंग्वेजेस वहां पर बोली जा रही थी।
उन सबको हमें पढ़ना है इस टाइमलाइन के दौरान, ठीक है। This chapter focuses on the late Harappan, Chalcolithic, Megalithic, Iron Age, and Vedic cultures and the Aryans, except for the Indus civilization, which was covered in the previous lesson. Essentially, it deals with the history of India from about 3000 BCE up to the emergence of the Mahajanpadas, with a focus on social and economic change. ठीक है, वही चीजें हैं सेम। इसमें हम बेसिकली किस किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? द चैप्टर फोकसेस ऑन लेट हड़प्पन्स, हड़प्पन जब डिक्लाइन हो रहे हैं उसके बाद से। चालकोलिथिक एज हम यहाँ पढ़ेंगे। विल स्टडी द मेगालिथिक एज, आयरन एज, वैदिक कल्चर्स एंड द आर्यंस। इसमें हम क्या नहीं पढ़ेंगे? एक्सेप्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, विच वाज कवर्ड इन प्रीवियस लेसन, जो हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो उसको छोड़ करके उस पीरियड के दौरान जितने भी कल्चर्स और हमारे इंडिया में थे उनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एसेंशियली मीन्स इंपॉर्टेंटली, ठीक है ना। इट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 3000 BC। 3000 BC के बाद जो हमारी हिस्ट्री होगी उससे डील करेगा हमारा चैप्टर अप टू द एमरजेंस ऑफ महाजनपदा। और कहां तक चलेंगे हम? महाजनपदा के एमरजेंस तक, जब तक महाजनपदा एमर्ज नहीं हुए, अपीयर नहीं हुए। तो उनके अपीयरेंस तक हम इसको पढ़ेंगे महाजनपदा के। तो यानी बीच का जो गैप था जो हमेशा हिस्ट्री में रह जाता है, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे हम इस चैप्टर के द्वारा। हमने आईवीसी पढ़ा है, आईवीसी के बाद डायरेक्ट महाजनपदा में जंप करने की बजाय बीच का जो पीरियड है वो हम यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। विद अ फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। व्हाट इज हिस्ट्री? स्टडी ऑफ चेंजेस, स्टडी ऑफ चेंजेस। और उन चेंजेस को हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या सोशल चेंजेस हो रहे थे, क्या इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। जो डिफरेंसेस टेबल मैंने बनवाई थी वो इसका पर्पस वही था, ताकि हम चेंजेस को स्टडी कर पाएं कि उस टाइम के दौरान क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस हम यहाँ फिर से पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस क्या हैं, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल चेंजेस क्या हैं। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनकी वे ऑफ लाइफ में क्या चेंज आया है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में क्या चेंजेस हैं, ठीक है। वो चेंजेस हम यहाँ कवर करेंगे। The history of India after the decline of the Indus civilization around 1900 BCE is characterized by the presence of nomadic Neolithic using hunter-gatherers and pastoral semi-sedentary and semi-sedentary agro-pastoral communities of the Neolithic, Paleolithic, Iron Ages and Vedic culture. बस बैठ जाओ। चालकोलिथिक है वो, ठीक है। इसको हम कैलकोलिथिक भी पढ़ सकते हैं, चालकोलिथिक भी पढ़ सकते हैं। बोथ वर्ड साउंड्स गुड, चाहे आप कैलकोलिथिक बोलो चाहे चालकोलिथिक बोलो, ठीक है। तो दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने प्री हिस्ट्री पढ़ी, प्री हिस्ट्री में स्क्रिप्ट वाज एब्सेंट, प्री हिस्ट्री में स्क्रिप्ट वाज एब्सेंट, तो हमें डिपेंड रहना पड़ता था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। अब यहाँ पर जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हमारे सोर्सेज क्या होंगे वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम समझेंगे कैसे उसको, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ से समझेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर डिक्लाइन ऑफ आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1900 BC इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोमैडिक। क्या क्या थे उस टाइम पे? अगर हम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी की बात करें तो इंडिया की पोजीशन क्या थी, इंडिया में किस तरह के लोग रह रहे थे? तो वहां पर कुछ नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब नोमैडिक, हाँ, जो घूमते रहते हैं, जो सेटल नहीं होते हैं, ठीक है ना। जहां खाना मिला वहीं पीछे चले गए और वहां जाके रहने लगे, वहां खत्म हुआ फिर अगली जगह चले गए। दे विल कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो थे नोमैडिक पर्सन्स। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां पर नोमैडिक पर्सन्स भी रह रहे थे। और उसके बाद ये जो नोमैडिक थे ये कौन थे? माइक्रोलिथ यूजिंग हंटर गैदरर्स। ये कौन थे? माइक्रोलिथ यूजिंग हंटर गैदरर्स। माइक्रोलिथ क्या है? बहुत स्मॉल स्टोन टूल्स हैं। हंटर गैदरर्स कौन है? जो हंटिंग कर रहे हैं और गैदरिंग कर रहे हैं। गैदरिंग किस लिए कर रहे हैं?
फूड गैदरिंग, अपना जहां से भी फूड मिला गैदर किया और जब टाइम मिला उसको खा लिया, ठीक है ना। तो इनका मेन जो अगर हम देखें तो वे ऑफ लाइफ क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग है। और टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं, माइक्रोलिथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और किस टाइप के हैं ये, सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे हैं, दे आर नोमैडिक्स। तो कुछ तो ऐसे भी हैं आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, कुछ ऐसे भी हैं जो बचे हुए इंडिया में, जो हमने किस पीरियड में देखा था, मेसोलिथिक पीरियड। इसीलिए जब हम मेसोलिथिक पीरियड पढ़ रहे थे, मेसोलिथिक पीरियड में जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट था कि मेसोलिथिक कल्चर कंटिन्यूड थ्रू एजेस। वो मेसोलिथिक कल्चर जो है उसके बाद से आज तक कंटिन्यू चला रहा है, उसके बाद से वो मेसोलिथिक कल्चर आज तक हमें अलग अलग जगह पे दिख जाता है। तो आईवीसी के बाद के पीरियड में क्यों नहीं दिखेगा, वहां भी ये रहेगा कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे वो पीरियड भी एग्जिस्ट कर रहा था, यानी मेसोलिथिक पीरियड की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो यहां भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद देवर पेस्टोरल। पेस्टोरल क्या होता है, चरवाहे, है ना, जो अपने कैटल्स को फीड के लिए लेके जाते हैं, जो कैटल्स को फीड के लिए लेके जाएंगे, पेस्टोरल। तो यानी कि एनिमल्स भी इनके पास, उनको फीड के लिए लेके जा रहे हैं इधर उधर। देन उसके बाद सेमी सेडेंट्री भी है। व्हाट इज सेडेंट्री, व्हाट इज सेडेंट्री, क्या होता है सेडेंट्री? जो बिल्कुल आलसी सा इंसान होता है ना, जो बिल्कुल आलसी सी लाइफ जीता है, तो उसको हम सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं, सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं बेसिकली। तो ये बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। तो सेडेंट्री का लिटरल मीनिंग देखें तो दोज हु आर नॉट वेरी एक्टिव। सेडेंट्री आर दोज हु आर नॉट एक्टिव, उनको हम सेडेंट्री बोलते हैं। लेकिन यहां पर सेडेंट्री से क्या मतलब है कि जो घूम नहीं रहे हैं, जो नोमैडिक नहीं है, यानी जो सेटल्ड हैं, जो लोग सेटल्ड हैं, उसको हम यहां सेडेंट्री से बोलेंगे। इस बुक में जो सेडेंट्री का मीनिंग है वो क्या है, जो सेटल्ड हैं, जो घूम नहीं रहे हैं कि वहां खाना मिला तो उसके पीछे चले गए। इनको घूमने की आदत नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि वहीं पे खाना कैसे उगाना है, इनको पता है एग्रीकल्चर कैसे करनी है, इनको पता है एनिमल को डोमेस्टिकेट करके हम खाना तो अपने पास रख सकते हैं, घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्हें वो पता है सारी चीजें। तो इसीलिए जब हम इस कल्चर की बात करेंगे तो यहां पर हमें सेमी सेडेंट्री वाले भी मिलेंगे, यानी जो हाफ सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं कि थोड़े दिन रुक गए, थोड़े दिन फिर घूम लिए, फिर थोड़े दिन रुक गए, फिर घूम लिए। और कंप्लीटली सेडेंट्री लाइफ वाले भी मिल जाएंगे, जो कंप्लीटली सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं। और जो सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, यानी जो सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, कौन है वो, एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज, जो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, उनके पास कैटल्स भी हैं, यानी एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया हुआ है और एग्रीकल्चर भी उगा रहे हैं। जब एग्रीकल्चर होगा तभी सेटल्ड लाइफ पॉसिबल है। जब अनाज उगाने के लिए है ही नहीं तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा खाना, भागना पड़ेगा। जब उन खुद से अनाज उगा पा रहे हैं तो किस लिए भागने की जरूरत है? तो दे विल सेटल जहां पर भी हैं। तो इसीलिए इस पीरियड के दौरान हमें सेमी सेडेंट्री भी मिलेंगे, यानी सेमी सेटल्ड भी मिलेंगे और सेटल्ड भी मिलेंगे, सेडेंट्री वाले भी मिलेंगे। और ये लोग होंगे कौन, एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज, वो कम्युनिटीज जिनको एग्रीकल्चर का पता है, वो कम्युनिटीज जो कैटल्स को अपने पास रख के उन्हें फीड के लिए इधर उधर ले जा रहे हैं, यानी जो एनिमल्स को पाल रहे हैं। तो ये वो कम्युनिटीज हैं। क्लियर है? ठीक है। ऑफ दी नियोलिथिक, नियोलिथिक में ही थे ये पॉसिबल। जो हमारे सेडेंट्री और सेमी सेडेंट्री जो पर्सन थे वो कहां पर थे, नियोलिथिक पीरियड में। और ये वाले कहां पर थे, मेसोलिथिक में थे, है ना। और यही चीजें चालकोलिथिक में मिलेंगी आपको, आयरन एज में भी मिल जाएंगी और वैदिक कल्चर्स में भी मिल जाएंगी। तो चालकोलिथिक में आपका, वैदिक कल्चर में, आयरन एज में यही मिक्सचर मिलेगा आपको। जो हमारा कौन से स्टोन एज में जो चल रहा था, वो स्टोन एज वाला कल्चर हमें यहां दिखाई देगा फिर से दोबारा से, क्योंकि यहां तक अर्बनाइजेशन नहीं पहुंचा।
यहां तक अर्बनाइजेशन नहीं पहुंचा, लेकिन अर्बनाइजेशन क्योंकि उस पीरियड में चल रहा था, उनकी कुछ क्वालिटीज इसमें मिल जाएंगी। जैसे पॉटरीज बहुत अलग अलग टाइप की डेवलप कर रहे होंगे, जैसे और क्या है, पेंटिंग अलग अलग टाइप की कर रहे होंगे, ठीक है ना। शार्पनेस इनके टूल में बहुत ज्यादा शार्प होंगे क्योंकि मेटल यूज कर रहे हैं। अब ये पहले सिर्फ स्टोन था, जब मेटल यूज करेंगे तो उनके स्टोन टूल्स के कैसे हो जाएंगे, और ज्यादा शार्प हो जाएंगे। स्टोन टूल के आगे वो मेटल लगा देंगे। हमें मिला था कॉपर एरोहेड, कहां मिला था, कश्मीर कल्चर में। वैसे तो कॉपर तो राजस्थान में था, लेकिन मिला कहां था, कश्मीर में मिला था। तो वो किस लिए, थोड़ा सा शार्पनेस लाने के लिए उनके टूल्स में। तो जहां मेटल्स यूज करेंगे तो इनके टूल्स अपने आप शार्प हो जाएंगे, हंटिंग करना और इजी हो जाएगा, या कुछ भी काम, सिलाई का काम करना है या फिर स्किन को छीलने का काम करना है, इजी हो जाएगा। तो यहां पर मेटल्स के यूज होने से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आयरन एज जब आएगी, आयरन एज लोगों की लाइफ को कंप्लीटली बदलेगी। पहला जो मेजर रिवॉल्यूशन आया था दैट वाज ड्यू टू एग्रीकल्चर। हमने पढ़ा था, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं हम उसे। नियोलिथिक कल्चर को ना पढ़ करके हम क्या पढ़ते हैं, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन आएगा जब आयरन की डिस्कवरी होगी। जब आयरन की डिस्कवरी होगी, क्यों आएगा, आयरन ऐसा क्या करेगा, एग्रीकल्चर में आयरन का यूज होना शुरू होगा। और क्योंकि हल में आयरन का यूज होगा तो एग्रीकल्चर करना उतना ही इजी हो जाएगा। अब हम हार्ड सरफेस पे भी एग्रीकल्चर कर पाएंगे। अभी तक हम सिर्फ लिमिटेड एरिया में एग्रीकल्चर को ले जा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आयरन आएगा हम उस एरिया में भी एग्रीकल्चर कर पाएंगे जहां पहले पॉसिबल नहीं था। तो आयरन फिर से एक रिवॉल्यूशन लेके आएगा इस पीरियड में, जब आयरन एज की बात करेंगे। जब हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक की बात करते हैं, उनमें मेजर डिफरेंस इज आयरन। अर्ली वैदिक में आयरन था नहीं, लेटर वैदिक में आयरन आ गया, और यही आयरन बाद में फिर लोगों में लड़ाई का कारण भी बनेगा। इससे औजार बनेंगे, हथियार बनेंगे, और यही आयरन लोगों में जमीन को ज्यादा से ज्यादा हड़पने की इच्छा पैदा करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारे पास हो, हम ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे। और यही आयरन लोगों को हथियार बनाने के लिए, सेना बनाने के लिए भी मजबूर कर देगा कि अब तो हम सेना रख सकते हैं, उनको हथियार दे सकते हैं। तो आयरन का जो आना था हिस्ट्री में, वो हमारी हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदल देगा। और पहला ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ था विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पहला ऐसा कब हुआ था, विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और दूसरा कब होगा, विद द एडवेंट ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन का जो आना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उस पीरियड को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि आयरन के आने से चेंज क्या हुआ। ठीक है, आगे। हाँ, We have two main types of sources on this long span of time in Indian history. One source is the archaeological sites and material culture, including pottery, plant remains, and metal objects. The other is Vedic literature. There are no written documents for this period, since the Vedic texts were transmitted orally. At this point of time, people had not developed Sanskrit in India, except the symbols of the Indian Indus script, which are yet to be deciphered. बस इतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो। अब जब हम ये जो पीरियड्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप वैदिक कल्चर ले लो, चाहे आप चाल्कोलिथिक कल्चर ले लो, चाहे आप आयरन एज ले लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने एक स्क्रिप्ट पढ़ी कि वहां पर स्क्रिप्ट अवेलेबल थी, लेकिन हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कौन सी हिस्ट्री बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्ट्री नहीं बोलते हैं। प्री हिस्ट्री वो है जहां पर स्क्रिप्ट है ही नहीं। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जहां पर स्क्रिप्ट है ही नहीं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा सील्स के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अलग अलग साइंस मिले हमें। यहां पर स्क्रिप्ट अवेलेबल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम काउंट करते हैं इन दी प्रोटो हिस्ट्री, इन दी प्रोटो हिस्ट्री। लेकिन उसके अलावा ये जो बाकी कल्चर्स हैं, चाहे आपका चाल्कोलिथिक होगा, चाहे आयरन एज हो गया, चाहे वैदिक एज हो गया,
यहां पर फिर से स्क्रिप्ट गायब हो जाएगी। हमें इस पीरियड की बेशक से रही होगी, लेकिन हमें आज तक ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिली नहीं है इन कल्चर की। ना तो वैदिक एज की कोई स्क्रिप्ट मिली, ना ही चैल्कोलिथिक एज की कोई स्क्रिप्ट मिली है, ना ही आयरन एज की कोई स्क्रिप्ट मिली है। तो ये पीरियड भी फिर से किस में काउंट होंगे? प्री हिस्ट्री में, प्रोटो में नहीं। ये फिर से किस में काउंट होंगे? क्यों काउंट होंगे? स्क्रिप्ट नहीं है। तो फिर से हमें किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सोर्सेज पे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। यहां पर फिर से हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे जिसके लिए हम पहले से डिपेंडेंट थे प्री हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहां पर इन दी वी हैव टू मेन टाइप ऑफ सोर्सेज। यहां पर हमारे पास कितने टाइप के सोर्सेज हैं? मेनली दो टाइप के हैं फॉर दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, जो हमारा 3000 से 600 BC का है। इस पीरियड के दौरान हम जिन सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मेनली दो टाइप के सोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, इन द इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट सोर्स क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट्स। फर्स्ट सोर्स इज आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आर्कियोलॉजिकल मीन्स एंशियंट साइट्स। ठीक है, एंड मटेरियल कल्चर इंक्लूडिंग पॉटरी, प्लांट रिमेन्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स। यही हम उस टाइम पे पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था ह्यूमन जीन्स, हमने पढ़ा था फ्लोरा एंड फौना। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम यही सारी चीजें उठा रहे हैं। उस टाइम पे जो मेटल्स अवेलेबल हैं, उस टाइम पे जो कल्चर चल रहा है, जो बेसिकली पॉटरीज वगैरह चल रही हैं, जो क्राफ्ट चल रहा है, और उसके साथ साथ हम प्लांट रिमेन्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स और उसके अंदर पाए जाने वाली ये सब चीजें, पहला सोर्स तो ये बनेंगी जब हमें इस हिस्ट्री को समझना है, इस पीरियड को समझना है, तभी हम समझ पाएंगे इस पीरियड को कि ये क्या था। क्योंकि लिखा हुआ कुछ है नहीं, हमें इन्हीं के भरोसे रहना पड़ेगा, फिर से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मिला है तो क्या कर रहे होंगे, सोचो बैठ के। हर एक चीज को इन्फर करना पड़ेगा कि इसका क्या यूज हो सकता है, क्या यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद द अदर इज वैदिक लिटरेचर। दूसरा सोर्स क्या है इस पीरियड को समझने का? वैदिक लिटरेचर। लेकिन वैदिक लिटरेचर इस पीरियड में नहीं लिखी गई थी। वैदिक लिटरेचर वैदिक एज में नहीं लिखी गई थी, इसीलिए हम इसको विदाउट स्क्रिप्ट मानते हैं। इसीलिए हम वैदिक एज को क्या मानते हैं? विदाउट स्क्रिप्ट की एज मानते हैं। क्योंकि वैदिक लिटरेचर यानी जो हम वेद वगैरह पढ़ते हैं, जो हम अलग अलग जो उसके बाद क्या बोलते हैं उन्हें, ब्राह्मण्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना, ये सब जो पढ़ते हैं ये उस टाइम पे नहीं लिखा था। उस टाइम पे ये सब ओरली ट्रांसफर हो रहा था। यानी वो क्या कर रहे थे, जो गुरु होगा वो अपने शिष्य को मुंह से बताएगा, और शिष्य क्या करेगा, याद करेगा, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताएगा। ये सब वैदिक लिटरेचर ओरली ट्रांसफर हुए हैं। और फाइनली जब हम 300 कॉमन एरा में आएंगे, 300 कॉमन एरा में आएंगे, अप्रोक्सीमेटली गुप्ताज जब इंडिया पे रह रहे होंगे, जब इंडिया पे गुप्ताज का शासन चल रहा होगा, उस टाइम पे इन लिटरेचर्स को लिखा जाएगा। उस टाइम पे इन लिटरेचर को लिखा जाएगा। लेकिन इस पीरियड में हमने इन लिटरेचर को नहीं लिखा। लेकिन फिर भी अगर हमें वैदिक कल्चर को समझना है तो हम इन वैदिक लिटरेचर का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह से बोली हुई चीज जो ट्रांसफर हुई है, बता तो उसी पीरियड के बारे में रही है, बताया तो उसने वैदिक कल्चर के बारे में ही है। तो वैदिक लिटरेचर के थ्रू हम वैदिक कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो यहां पर जैसे हमने प्री हिस्ट्री में पढ़ा, हमारे पास सिर्फ एक सोर्स था। क्या था? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हमारे पास यहां दो सोर्स हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है। दूसरा क्योंकि मुंह से बता करके इन्होंने अपनी बातें ट्रांसफर की हैं और बाद में उसको बुक में लिख लिया गया है, जिसको हम वैदिक लिटरेचर बोलते हैं। तो दूसरा सोर्स वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितने सोर्स हुए? दो सोर्स। देयर आर नो रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के जो चालकोलिथिक, आयरन और वैदिक कल्चर, हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। सिंस वैदिक टेक्स्ट वर ट्रांसमिटेड ऑरली। क्यों? क्योंकि वैदिक टेक्स्ट जो हैं, जो वैदिक जितने भी लिखा हुआ है, वो सब ट्रांसमिट हो। ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफर। वो ट्रांसफर हुआ है ओरली, मुंह के द्वारा, स्पोकन वर्ड्स के द्वारा। उनको बोल के ट्रांसफर किया है। लोग मंत्र बोलते थे, नीचे वाले याद कर लेते थे शिष्य,
फिर वो मंत्र बोलेंगे, उसके नीचे वाले याद कर लेंगे। तो ये सब ओरली ट्रांसफर हुआ है। इसीलिए जब हम वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे होंगे तो हम समझेंगे कि हम उसको श्रुति बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं वैदिक लिटरेचर को? श्रुतिस, जिनको सुना गया, जिनको सुना गया। उसको उस टाइम पे लिखा नहीं था, वो सुन सुन के लोगों ने लास्ट तक बनाए रखा और फाइनली गुप्ताज का जब पीरियड आएगा उसको हमने लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वैदिक लिटरेचर फिर भी हमें इस एज को समझने में मदद करेगी, क्योंकि ये उस टाइम से बोली हुई चीजें हैं जो बाद में लिखी गई थी। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? पक्का? क्या हुआ? At this point of time, people had not developed a script in India. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे, इस टाइम पे इंडिया में ऐसी कोई स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई थी। बार बार ये बात बोल चुके हैं, ठीक है? एक्सेप्ट द सिंबल्स ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। सिर्फ इंडस स्क्रिप्ट को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वहां पर हमें सिंबल्स मिले हैं, कुछ साइंस मिले हैं, कुछ लेटर्स मिले हैं जिन्हें हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, विच आर येट टू बी डिसाइफर्ड, विच आर येट टू बी डिकोडेड। इसके अलावा हमें कोई भी स्क्रिप्ट इस पीरियड की नहीं मिली। इसके अलावा कोई भी स्क्रिप्ट हमें इस पीरियड की नहीं मिली है। जो मिली है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की। आगे पढ़ो। Correlating the archaeological cultures and the information related to various groups of people from the Vedic texts is not an easy task. There are various theories on the identity of the Originators of the Indus civilization and various other archaeological cultures. We are dealing with diverse cultures and communities with different modes of living in the space-time unit. ठीक है। Now correlating the archaeological cultures. What is correlating? रिलेट करना, आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ठीक है ना? हम एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ के देखते हैं, दैट इज कोरिलेट कर रहे हैं हम उसको, है ना? एक चीज को समझने के लिए दूसरी चीज का सहारा ले रहे हैं, हम उससे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना इज कोरिलेटिंग। तो कोरिलेटिंग दी आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, ये जो अलग अलग कल्चर्स हैं, चाहे आपका वैदिक कल्चर है, चाहे आपका चैल्कोलिथिक है, चाहे वैदिक कल्चर है, इनके आपस में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, और फिर जो इंफॉर्मेशन हमें अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल से मिलती है उसको कोरिलेट करना है। कल्चर को और लोगों से मिली हुई इंफॉर्मेशन को कोरिलेट करना फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट इज नॉट एन इजी टास्क। लोगों से मिली हुई इंफॉर्मेशन कहाँ है? वैदिक टेक्स्ट में। जो लोगों ने इंफॉर्मेशन पास की, लोगों ने बोल बोल के आगे बताया, वो कहाँ लिखा हमने? वेदों में लिखा। वेदों से मिली हुई इंफॉर्मेशन और आर्कियोलॉजिकल कल्चर, जो उस टाइम पे जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं, उन दोनों में किसी भी तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाना इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट एन इजी टास्क कि जो लिखा है हम जाके ढूंढेंगे और हमें जाकर के मिल जाएगा। वहां लिखा होगा कि हिमालय में बैठ के पूजा करते थे, अब जाएंगे कौन से हिमालय पे जाएंगे? कहाँ जाएं? है ना? तो बेसिकली जो लिखा हुआ है और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उन दोनों में एविडेंस या ऐसा कोई पक्का प्रूफ मिलना, कोई इस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करना, ये बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने तो बोल दिया, वो ट्रांसफर हो गया। अब ये उस टाइम पे तो लिखा नहीं है कि हम डायरेक्टली पता लगा पाए कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। बोला हुआ लिखा है उसके कई साल बाद, उसके करीबन 1000-1500 साल के बाद। जो बोला है उसको लिखने वाले उसके 1000-1200 साल के बाद आए हैं। तो उससे उस टाइम के कल्चर को रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये इजी टास्क नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर भी हम वैदिक लिटरेचर को मानते हुए उसके कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम पे चल क्या रहा था। There are various theories on the identity of originators of Indus Valley civilization. बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है ना? इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से आई, क्या था, क्या नहीं था। हर एक थ्योरी अपनी अलग तरीके से कहानी बताती है, हर थ्योरी की अपनी अलग कहानी है, लेकिन उनमें से कौन सी सच है कौन सी नहीं, ये पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है।
आज भी जो भी बना रहा है वो कहानी ही बना रहा है, क्योंकि पक्का लिखा हुआ सबूत हमारे पास नहीं। हमें एविडेंसेस पे निर्भर रहना है, डिपेंड रहना है। तो जो उससे जैसा समझ पाएगा वैसा मानना पड़ेगा। हम जैसा समझेंगे हम वैसा भी मान सकते हैं, क्योंकि लिखा तो है नहीं कहीं, कहीं ऐसा लिखा नहीं है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ हमने पढ़ा नहीं है कि यही होगा। अपनी मर्जी से हम भी समझ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और एंड वेरियस अदर आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स, और सेम हैपन्स विद द आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स जो दूसरे थे, चाहे आपका आयरन एज है, चाहे आपका चालकोलिथिक एज है, चाहे वैदिक एज है। इसमें भी जो थ्योरीज चल रही है वो बहुत सारी हैं, जो थ्योरी चल रही है वो बहुत सारी हैं कि ये कल्चर कैसे आया, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। हर कोई आता है, चीजों को अपने हिसाब से समझता है और एक थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ऐसे लोग आए होंगे, ऐसे रह रहे होंगे और ऐसे डिक्लाइन हुआ होगा। हर एक की थ्योरी अलग है और उस थ्योरी को अपने अपने हिसाब से हम पढ़ते हैं। उसमें से कौन सी सही है कौन सी नहीं है हम नहीं पता लगा सकते। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आइडेंटिटी अगर हम देखें उसकी ओरिजिनेटर्स की, वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनकी शुरुआत के बारे में लिखा कल्चर्स की। तो किसकी सच है किसकी नहीं है वो हमें नहीं पता। आज भी हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों अंदाजा लगा रहे हैं? स्क्रिप्ट नहीं, लिखा हुआ नहीं, तो हम अंदाजे पे जिंदा आज भी, ठीक है। We are dealing with diverse cultures and communities with different modes of living in this space-time unit. और हम जो डील कर रहे हैं इस टाइम पे, जिस चैप्टर में, वो किससे डील कर रहे हैं? With the diverse cultures, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर से डील करेंगे इस चैप्टर में। अलग अलग डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज से डील करेंगे इस चैप्टर में, विद डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग। उनको जो लिविंग का वे होगा, उनका जीने का जो तरीका होगा वो भी अलग मिलेगा विद इन दिस स्पेस टाइम यूनिट। इस स्पेस टाइम यूनिट यानी इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ो। स्पेस मतलब इंडिया के कश्मीर से कन्याकुमारी, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। इस स्पेस में इस टाइम लिमिट के दौरान, दिस इज स्पेस टाइम यूनिट, दिस इज स्पेस टाइम यूनिट, कि इस पूरे स्पेस में इस टाइम लिमिट के दौरान अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनका रहने का तरीका अलग अलग है। और हम इस चैप्टर में इस स्पेस की बात करेंगे और इस टाइम लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम किससे डील करेंगे? इस स्पेस टाइम यूनिट से डील करेंगे। स्पेस क्या है? इंडिया का एक्सटेंट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। और टाइम क्या है? 3000 से 600 BC, ये टाइम लिमिट है। तो इस चैप्टर में वी विल बी डीलिंग विद दिस स्पेस टाइम यूनिट, और इस टाइम पे कौन कौन से डाइवर्स कल्चर से, कौन कौन से डाइवर्स कम्युनिटीज थी, और कौन कौन से टाइप ऑफ लिविंग थी, किस तरीके से वो लोग जी रहे थे। तो इस चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, क्या हुआ? और नहीं कराएं? बहुत हो गया, ठीक है। चलो। वैसे तो लास्ट ही बचा था, हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन वाला खत्म हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये बताओ, जो समझ में नहीं आया पूछो डाउट। ऐसा कुछ जो ना समझ में आया हो? आ गया? सेडेंटरी सेटल्ड, वैसे सेडेंटरी इज हु इज नॉट वेरी एक्टिव, लिटरल मीनिंग देखें, लेकिन यहाँ पर उसका कंटेक्चुअल मीनिंग देखेंगे। सेडेंटरी सेटल्ड, सेडेंटरी लाइफ नियोलिथिक कल्चर में शुरू हुई थी, सेटल्ड लाइफ नियोलिथिक कल्चर में शुरू हुई थी, तो उसको हम सेटल्ड लाइफ बोलते हैं। आगे समझ में आ गया? किससे पूछूं, कौन समझाएगा आज क्या पढ़ा? गर्व बताओगे क्या पढ़ा आज? सर ये जो आप पूछ रहे हैं, आप इससे कल पक्का?
कल आते ही तुम्हारी ड्यूटी है इसको समझाना कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। सौरभ क्या पढ़ा? पक्का? ठीक है, तुम्हारी भी ड्यूटी रहेगी। आप बताओ क्या पढ़ा आज? ठीक है, जो कल बताऊंगा मैं नाम नोट कर रहा हूँ उनकी ड्यूटी रहेगी कल, ठीक है। और लिशा क्या पढ़ा? मैं समराइज कर दूं एक बार, बैठ जाओ। हमारे जो चैप्टर डील कर रहा है, बैठ जाओ। हमारे जो चैप्टर डील कर रहा है स्पेस और टाइम, इन दोनों का ध्यान रखना आपको। स्पेस क्या है? इंडिया। स्पेस इज इंडिया का एक्सटेंट, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। टाइम इज ये टाइम लिमिट है। इस पीरियड की बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं। किन कल्चर्स की बात कर रहे हैं बताओ? इन एज की बात कर रहे हैं। इसके लिए सोर्सेज क्या थे? सोर्सेज दो हैं। फर्स्ट सेकंड लेकिन ये उस टाइम पे नहीं लिखी गई है। और इसीलिए वी हैव डिफिकल्टीज इन कोरिलेटिंग। इसीलिए वी हैव डिफिकल्टीज इन कोरिलेटिंग, ठीक है। ये पढ़ा था। उसके अलावा शुरुआत वाले पैराग्राफ में क्या थी कि कन्वेंशनली या नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक, फिर महाजनपदास। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये बुक हमें कहां से कहां तक के पीरियड की बता रही है? यहां से लेके एक सेकेंड और आगे तक, यहां के बीच में, यानी अप्रोक्सीमेटली जब हमारा आईबीसी शुरू हो रहा था और जब हमारा वैदिक कल्चर खत्म हो रहा था या जनपदास राइज हो रहे थे, ये हमें इस पीरियड के बारे में बता रही है, ठीक है। तो यही पढ़ा आज हमने। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो बचाओ? यही पढ़ा था ना, ठीक है। हाँ, यही बताना आप लोगों को क्लियरली कल, ठीक है। आप लोगों का काम आसान किया है, ठीक है। तो कल पूछूंगा 5 लोगों से पूछूंगा मैं कल क्या क्या पढ़ा आज, और वो 5 में से 3 तो पता है कौन है जिन्होंने आज बोला है कि कल बताऊंगा, और 2 अपनी मर्जी से किसी से भी पूछूंगा।